नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार व्यालोक, आपको भी और व्यालोकवाणी के तमाम दर्शकों को भी। सर, बंगाल पर हमने बहुत चर्चा की, अभी भी कर रहे हैं, और आपने तो खास तौर से हमें बहुत सारे एनेक्डोट्स ऐसे दिए, और आप सबसे ज्यादा समय रहे हमारे जानकार लोगों में, जानकार पत्रकारों में। और अब जब फील्ड पर जाकर पत्रकार अमूमन पत्रकारिता कम कर चुके हैं, लेकिन उस समय आपने 1-1.5 महीने बंगाल में गुजारा। हम लोगों ने ये तो माना था कि टीएमसी का विघटन होगा और टीएमसी टूटेगी, लेकिन इतनी जल्दी आज 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिख दिया कि भाई अब हम नहीं रहेंगे, ममता बनर्जी के साथ अलग समूह बनाएंगे। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स आप देखते हैं? क्या क्या रिपरकशंस हो सकता है? राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं निकट भविष्य में आप? जी सर। देखिए, ये जो है बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर तो बड़ा फायदा देता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी आज जब आई तो ममता बनर्जी को सोनिया मिली, और जब शुभेंदु आए उनको 20 सांसद मिल गए। तो एक ही समय में दो एक राज्य के नेता आए, एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ये भी मेरा, और जो तेरे पास वो भी मेरा। तो इसलिए, और ममता बनर्जी आज इंडी गठबंधन से लेने के आई थी। आप ये सोचिए कि कई बार क्या होता है कि प्रतीक तैयार किए जाते हैं, मैसेज दिए जाते हैं। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा आ गया, और वो इस्तीफा उनकी जबान पे कड़वे स्वाद की तरह बैठा ही था कि चिट्ठी आ गई कि 20 लोगों ने मिलकर ओम बिरला को चिट्ठी दे दी। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो वहां थी नहीं, वहां होते हुए वहां नहीं थी। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, भाई उनको पता तो था ही। देखिए, आपको मालूम होता है, कई बार मैं आपको एक बार आपके पहले भी ये शेर पढ़ चुका, मेरा पसंदीदा शेर है ना, गोविंद जी का लिखा हुआ शेर है, अद्भुत शेर है कि यकीन किस पे कीजिए, यकीन का क्या है, हमको पता है हमारी आस्तीन में क्या है। तो ममता बनर्जी को मालूम तो था कि हमारी आस्तीन में क्या है, बस वो देखना नहीं चाह रही थी। एक मैं खुद ही एक मतलब अपने एक उसके, तुम कहोगे कि अपनी आज कविता के मूड में ही था कि मैं अपना चेहरा देखता भी कैसे, आईने शीशे के थे और चेहरे बर्फ के। तो हम लोग वहां कहा देख, ये मेरी अपने एक कविता की लाइनें थी, मतलब मैं उसको पूरा कर रहा था उस दिन बैठा हुआ, तो मुझे लगा कि वाह अद्भुत है, ममता बनर्जी बेचारी कैसे देखेंगी आईना। उनका और आईने का तो कोई मुकाबला नहीं है ना साहब। वो वहां बैठी थी इंडी गठबंधन में, मुझे लगा इतनी मासूम सी, कितनी सच्चाई से केजरीवाल ने कहा था। मुझे अद्भुत लगा कि इतनी छोटी सी है बेचारी, बताइए, उन्हें बिल्कुल ही छोटा कर दिया। इतनी सफाई थी, और मुझे लगता है कि इतनी बढ़िया लाइन रखी है सांसदों ने, इतना बढ़िया लाइन रहा कि जिंदगी ने कितनी सफाई से कह दिया, जब तू नहीं तो कोई और दूसरा मेरा हो जाएगा। ममता बनर्जी को उन्होंने कह दिया तुम जाइए, हम लोग तो एनडीए के हो गए, तुम हम आपके हैं कौन, जाइए। टाटा बाय बाय भी नहीं कहा श्यामी जी, व्यालोक जी, टाटा बाय बाय तो कहते हैं। ममता बनर्जी को दर्द इस बात का नहीं है कि आप गए, जाना तो था लेकिन ऐसे ना जाते, एक एक करके जाते तो सारे चले गए, एक साथ चले गए। ये क्यों चले गए? मैं आज जैसे एक उदाहरण दे रहा था आपके पास बैठने से पहले कि याद कीजिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, जब गोर्बाचेव बैठा था तो यूएसएसआर ऐसे बिखरेगा मिट्टी की तरह, क्या सोचा था कभी? हाथ से रेत निकलने में टाइम ज्यादा लेती है, वो राज्य ऐसे बिखर गए। याद कीजिए 89 में बर्लिन की एक दीवार गिरनी थी, सब कुछ खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन एक स्टेट है, इराक कितना जबरदस्त अरब गिरा, तो आज वहां पूछने वाला कोई नहीं। ममता बनर्जी अपने आप को इन्हीं के बराबर रख सकती है। इतनी तानाशाह, उनको लग रहा था कि वो एक देश में नहीं है, देश उनका है, उनको ये लग रहा था। तो वो बिखर गई क्योंकि उनके पास ग्राउंड में कुछ नहीं था। डायमंड हार्बर मॉडल नाम का जो एक
बहुत ही इस देश के लोकतंत्र को कुचलने के लिए किया गया कुत्सित प्रयास इस तरह से टूटेगा, ये उनको यकीन नहीं था, लेकिन बंगाल की जनता को पूरा यकीन था। तो आज की जो ये टूट है, ये बीजेपी को 240 से 260 कर देगी, 1-2 और बढ़े होंगे, तो ये बीजेपी को 300 तक ले जाएगी। 300 पार करा दिया इसने एनडीए गठबंधन को, तो ये ताकत दे रहा। लेकिन सवाल जो है, एनडीए गठबंधन तो 313 हो गया जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि वो 300 पार कर गए। अब आप ये सोचिए, इसका दूसरा एक पहलू ये है कि क्या इनको शामिल कराएगी या नहीं बीजेपी। बीजेपी इनको शामिल नहीं करा सकती, एक प्रेशर ये है, क्योंकि अगर वो शामिल कराती है तो इस जीत, जो इमोशनल जीत है, उसमें डेंट लग जाएगा। जनता भी आपकी राजनीति को नहीं समझना चाहती, वो अपने सुकून के पल तलाश रही है। वो 40-50 साल बाद एक राज्य में वापस हिंदुत्व, सनातन और इन सब शब्दों को, या वो उस हनुमान जयंती के शब्दों को अपने कानों में आबाद तौर पे आना चाहती है। वो विकास रंजन भट्टाचार्य बीफ पार्टी करने वाले को देखना नहीं चाहती। तो इसीलिए ये एक समस्या थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या भी उसी तरह हल होगी जैसे शिंदे ग्रुप हुआ, जैसे अजीत पवार ग्रुप हुआ। आप भी अब समर्थन दीजिए, आपकी पार्टी है, तो अब इस पार्टी में तो वैसे भी कोई किसी का नेता नहीं होगा। काकोली दास्तीदार चीफ व्हिप के तौर पर जरूर है, क्योंकि देखिए ऐसी पार्टी आपको कहीं नहीं मिली होगी। ये अद्भुत पार्टी है जिसका जो लोकसभा वाले हैं उनका विधानसभा वालों से मतलब नहीं, और जो विधानसभा वाले उनका लोकसभा वालों से कोई रिश्ता नहीं है। सब अपने अपने मालिक, हम अपने हैं। वो सब वाकई अपना अपना कटोरा है, अपनी बारात है, चाहे उसको सर पे रख ले, चाहे सामने रख ले, जो उनका मन करे मां। तो इस समय अद्भुत है। ये जी सवाल मेरे मन में था, आपने खुद ही जवाब दे दिया। मेरा यही प्रश्न होने वाला था कि भाजपा क्या करेगी, इनको शामिल करेगी तो उसके पास वही धर्म संकट होगा, और शामिल नहीं करेगी तो 2 बैसाखियों पर वैसे ही वो लोग चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, और इस पर अगर ये शामिल कर लें तो भाजपा खुद में बड़ी पार्टी हो जाएगी और थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और प्रश्न था मेरे मन में कि कुछ पोस्टर्स अचानक इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक, इंडिया अलायंस की बैठक के पहले या आसपास दिल्ली में पाए गए हैं। ये क्या बवाल है, ये क्या माजरा है? अचानक से मतलब इस तरह के पोस्टर्स, जो कभी केजरीवाल ने बयान दिया, कभी ममता ने खुद बयान दिया, जो एक ममता बनर्जी के पोस्टर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये ममता बनर्जी का पोस्टर भी लगा है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। पिनराई का लगा है, कांग्रेस ने जिन जिन को हरवाया है उन सब के पोस्टर लगा दिए हैं। ये क्या बवाल है सर? इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं आपके दोस्त कितने शरारती हैं। तो ये उनको याद दिलाने के लिए है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा बेशर्म होके गुजरे, नजरें नीची करके गुजरे, क्योंकि जाना उन्हीं चौराहों पे से है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास के एरिया में ही लगे हुए हैं, जो बाहर, वो याद होगा आपको, क्या नाम है आपका, अशोक चौक, अशोक रोड वाला जो गोल चक्कर है, जहां से रायसेना की तरफ जाते हैं, फिर उधर की तरफ है। तो जिनको जाना यहाँ से देखते हुए जाना है भाई। वो जो है ये एक शरारत है, ठीक है, प्रतीकों की राजनीति है, उनको उनके शब्द याद दिलाए जा रहे हैं। तो राजनीति में देखिए, कोई मर्यादा या शर्म की बात करते हो तो मुझे लगता है कि वो एक अकेले दुनिया से लड़ लोगे, क्या बच्चों सी बातें करते हो, जैसे अंदाज का सवाल है आपका। क्योंकि ये राजनीति में ना मर्यादाएं हैं ना कुछ। मर्यादा होती तो फिर ये नहीं होते, आज ये 20 लोग नहीं होते जी। भाई। केंदु शेखर राय हो या ये तमाम लोग हों, क्या इनको मालूम नहीं था कि जिस तरह से इसके गुंडे रेप कर रहे हैं संदेश खाली में, जिस तरह से जागीर फालता में कर रहा है, ये कोई चांद पे लिखा हुआ कोई काम तो था नहीं। ये तो उनके सामने ही हो रहा था ना, वो चांद पे नहीं गए हुए थे कि अचानक लौटे, उन्होंने कहा देखो कितना एकदम ये तो बिल्कुल अनाचार कर दिया है माँ काली के दरबार में, माँ काली के क्षेत्र में देखिए कितना अपमान कर दिया है ममता बनर्जी ने। लिख रहा है जो सुकेंदु शेखर राय कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, अचानक उसको पता चला 4 महीने के बाद। आकाशवाणी सीधी उसी को हुई है, बाकी किसी के कान में नहीं आई। तो ये एक ये पोस्टर्स उसी का खेल है
कि ठीक है अब बीजेपी की ताकत, तो बीजेपी को भी दिखाना चाहिए। वो उन लोगों को बता रही है कि ये तुम जो करने जा रहे हो, जो वहां बैठ रहे हो, जो ममता बनर्जी ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, रैली की वो नहीं दी, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की रैली नहीं करने दी, उनकी अनुमति नहीं दी, और उनके लोगों को अभी टीएमसी के एक उसने गुंडों ने मारा है। आज सबसे बड़ी खबर तो यह है कि टीएमसी के गुंडों ने जिस कांग्रेसी कार्यकर्ता को मारा था बुरी तरह, वो मर गया बेचारा। और आज दूसरी खबर ये, काकद्वीप में जा रहे हो, 1984 में जो कांग्रेस का ऑफिस खुला था, जिसको 1998 और उसमें मार पीट के भगा दिया था कांग्रेसियों को, आज वो अपना ऑफिस लेने वापस गए। तो इसीलिए राजनीति में बाकी सब चीजें जरूर है, और बाकी मर्यादा और ये सिद्धांतों की आपने बहुत अच्छे से उसका एक एक शब्दों का श्रवण किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये जो है करवा चौथ पे निकाल के रखने के गहने हैं, तो जरूर निकाल के रख लिया करो साल में एक आध बार। तो इसीलिए आज आपने इस साल आपने, मुझे लगता है दूसरी बार आपने एक हफ्ते में कहा ये अतिक्रमण है, मर्यादा की बातें करना राजनीति में आप जो है अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं व्यालोक जी। इसका मतलब यह है आप ज्यादा महाभारत को जो है ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं सर, मैं तो राजनीति के बारे में हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीति पुंछचली होती है और उसका अंतिम ध्येय सत्ता, किसी भी तरह सत्ता पाना होता है, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत राय है। एक सवाल सर जहन में, आपने जिस तरह की चर्चा की राजनीति और उसके चरित्र को लेकर, तो मुझे याद आता है, दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि 1996 में बड़े छात्र नेता थे, उनकी हत्या हो गई थी, आइसा के थे वो, पहले एआईएसएफ में थे, फिर आइसा में गए, मतलब पहले सीपीआईएमएल में थे जी, भाकपा माले में थे, और वो फिर भाकपा में गए, माकपा में गए। एसएफआई तो इन लोगों का है, स्टूडेंट विंग, और माले वालों का आइसा है। तो उनकी हत्या हुई थी और उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। मैं कॉमरेड चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, जिसमें विद्यार्थी परिषद के लोग बहुत बुरी तरह पिटे थे। साधु यादव ने बिहार भवन में गोली चलाई थी, सब याद होगा, सब बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में मेरा वजूद, बेकार महफिलों में उसे ढूंढता हूं मैं। तो वही उसी तरह का वजूद बिखरा हुआ है। लेकिन एक फोन आया था उस वक्त, हम सभी लोग एक साथ थे, एसएफआई, आइसा, विद्यार्थी परिषद, और बहुत जबरदस्त वो मोमेंटम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि विद्यार्थी सचमुच दिल्ली की सड़कों पर, आईटीओ पर जबरदस्त था। आपको मैं क्या बताऊं सर, आपने तो कवर ही किया था। लेकिन एक फोन आता है रातों रात, और जेएनयू का गंगा ढाबा, वही समझ लीजिए जो लेनिनग्राद होगा, यूएसएसआर का, पूर्व यूएसएसआर का, या फिर कोई भी जगह, मतलब जो भी जेएनयू की पहचान उसी से है। एक फोन आता है रात में लालू प्रसाद यादव का येचुरी को, और एसएफआई विड्रॉ कर लेती है। ये रातों रात हुआ था। तो उसी तरह सर आप जो ये नैतिकता, मूल्य और ये पोस्टरबाजी, तो उस पर तो मुझे खुद हंसी आती है। लेकिन चलते चलाते एक अंतिम सवाल, और उसके साथ मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से आप इसको कंक्लूड करें। भाजपा इन लोगों को लेगी नहीं, भाजपा ये एक अलग समूह बन के रहेंगे, लेकिन भाजपा को वैसे देखा जाए तो दिक्कत भी क्या है, एक थोड़ा सा इसको एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि दल बदल कानून का तो असर होगा नहीं, और भाई अंततः उनको भाजपा को ही समर्थन देना है, उनको ही आना है। भाजपा थोड़ी बहुत लज्जा का नाटक कर रही है, थोड़ा देर लगाएगी, अभी चिलमन से झांकेगी, फिर जो भी करेगी। और दूसरा, ममता को तो राष्ट्रीय स्तर से भी खत्म कर दिया गया। अब ममता के सामने तो मुझे नहीं लगता कि कोई राह बची है, सिवाय इस बात की कि ममता और भाईपो जेल कब जा रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति में अब प्रतिपक्ष क्या जबरदस्ती भाजपा बनाएगी कांग्रेस को या कम्युनिस्टों को? बंगाल में क्या करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर प्लीज। देखिए, दरअसल भाजपा इसलिए शामिल नहीं कर रही है, वरना तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता, और कोई भी पार्टी ये करती, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा। देखिए, वास्तविकता जमीन की है कि आप जब संसद में तो आप संसद में हैं भाई। ममता बनर्जी ने जो 2021 का बहुमत लूटा था प्रशांत किशोर के सौजन्य से, जो आश्रम बना के रह रहा है, उसने उसका नाम जो है आश्रम रखा, मदरसा नहीं रखा। आप सोचिए,
क्योंकि उसको मालूम है मदरसों की बात बंद हो गई, मदरसों की चेकिंग हो रही है, तो उसने उसका नाम आश्रम रखा। वो बहुत तेज तर्रार आदमी है जिसने इस देश में राजनीति का आहरण किया था, अपहरण किया था, जिसने इस देश में राजनीति की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या की। उनके हत्यारों में उसका नाम लिखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसी कोई किताब लिखना चाहेगा कोई, वैसे तो किताब राजदीप लिखता है, उसके सारे आकलन गलत होते हैं, लेकिन वो लिखता है कि मैंडेट 2024, मैंने तो दोनों खरीदी हुई है, 2019 भी खरीदी हुई, देखो मैंने भी उसको पैसा दिया हुआ है। ये दरअसल किताबें वही लिखता है। तो वो ये भी लिखता है, वो पहले लिखता है कि ये एनडीए हारेगी हारेगी हारेगी, और फिर बाद में लिख देता है पब्लिशर के साथ मिलके एनडीए जीत गई, कैसे जीत गई। तो ये खेल अब लोग देखते हैं। तो सरकार चाहेगी तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी इन सब से, है ना। आप इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस आदमी ने कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं तो मैं पेशाब से भर दूं क्या, तो देखिए हमारे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं मुझे। तो मैं इस तरह की बात, अब वो धुल भी गए हैं, तो बेचारे चले भी गए, वो नहीं रहे, तो अब अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने देखा है, तो इसीलिए राजनीति इतनी हकीकत। लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि गुड और बैड टीएमसी कहने के बाद समीक भट्टाचार्य को अपने शब्द अपने मुंह में लेने पड़े। फुट इन माउथ वाला जो कहानी है वो वहां हुई। क्यों? क्योंकि बंगाल में बार बार अभी यही मान रहा हूं कि बंगाल की जीत एक इमोशनल आउटबर्स्ट, बंगाल की जीत एक सनातन के लिए जो छटपटाहट उन लोगों के अंदर थी, स्वतंत्रता की जो उम्मीद थी, वो उसकी जिम्मेदारी। तो ये एक अद्भुत अद्भुत है। तो इसीलिए वो जैसे इसमें कोई छू रहा है ना, तो वो फट के पड़ रहा है। और शुभेंदु, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये गलती करेगी तो इस बार केंद्र सरकार करेगी, कोई और नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इसको मान लीजिए। इसका मतलब ये समझिएगा, क्योंकि शुभेंदु जमीन में ज्यादा तक धंस गया है। वो जानता है कि जमीन गर्म कहां से हो रही है, जमीन ठंडी कहां है, तभी वो कहता है कि मैं जहां हाथ लगा रहा हूं वहां से दुर्गंध का फव्वारा छूट रहा है और मुझे परेड ग्राउंड को जेल में बदलना पड़ेगा। क्योंकि वो जानता है जनता इस वक्त यही चाहती है, लेकिन केंद्र की मजबूरी है, केंद्र को आगे लाना है। मुझे लगता है कि वो लोग लंबे समय की राजनीति करते हैं। मैं ये कहूंगा, ये देखिए, हमको याद है, आप से या मुझ में से कितने लोगों को ये मालूम होगा कि 1967 में या 69 में जब बांग्ला कांग्रेस बनी थी, कितने लोग टूट के गए थे। लेकिन उन्होंने तो उस वक्त राज किया, उन्होंने तो फैसले लिए। तो इतिहास में दो तरह से भी चीजें देखी जाती हैं कि इसका इंपैक्ट कितना होगा। आज की डेट में अगर मैं ये देखूं कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये राज्य सरकार को, ये केंद्र सरकार को, इसके बावजूद कि उनके पास बहुमत है, वो कदम कदम पर रोकने में ताकतवर, मजबूत साबित हो रहा है। तो सरकार को एक मुश्त वो चाहिए, बहुमत चाहिए, उसको अपने फैसले अगर इंप्लीमेंट करने हैं। क्योंकि देखिए, जनता 15 साल तक आपके 15 मतलब 12 साल हो चुके हैं, जनता आपके साथ खड़ी रही है हर वक्त। अब जनता को आपसे बहुत स्ट्रांग वो चाहिए, जनता को आपसे वो चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं, और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। और हमारी सरकार जितना कंट्रोल करना चाहे, क्योंकि ये इंटरनेशनल एरेना पे है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन सरकार तो उनकी है, सरकार जिसकी है उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आपके अच्छे का गया तो आप ये भी भुगतेंगे। लिहाजा सरकार को बहुत सख्त फैसले लेने हैं। उन फैसलों में उसको सबसे पहले अपना रेवड़ ठीक करना पड़ेगा, जो हम कहते हैं अपना जो बाड़ा होता है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए आपको अपने आप 272 होने होंगे जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो एक काम ये हो सकता था कि सरकार लंबा वो देखे, लेकिन दूसरा मजबूरी ये है कि बंगाल बहुत अरसे बाद आया है, बहुत नाजुक है। अभी वहां बीजेपी को तैयारी करनी है, बीजेपी वहां अपने आप को एक पार्टी के तौर पर फुट होल्ड करना है। क्योंकि ये जितने लोग हैं, आपने देखा 100 लोगों ने, महज 100 लोगों ने 3 दिन तक जादवपुर में बुलडोजर नहीं चलने दिया। तुम खुद जानते हो कि लेफ्ट की ताकत क्या होती है।
लेफ्ट ने अपने आप को ये शो करने की कोशिश की कि जैसे वो गरीबों के लिए खड़ा है, फला के लिए खड़ा है, और इमोशंस को भुनाने की कोशिश की। तो इसीलिए सरकार की ये मजबूरी है उसको बैलेंस बनाना है, और मुझे लगता है ये मैसेज उसको बहुत क्लियर देना पड़ेगा कि इन लोगों को हमारी बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा। वो ये कहेंगे नेता, वो ये कहेंगे कि हमारी बीजेपी जो है वो इनको टिकट नहीं दे रही है, ये है हमारे साथ। याद होगा आपको लोकतांत्रिक कांग्रेस, अब आपको याद करना पड़ रहा है, जी जी जी। है ना। फिर आज आज इसी तरह का मूड हो गया, तुम्हारे साथ बैठे हैं तो फिर याद आया शेर जॉन आलिया का, कि हैरत है कि अब क्या जुल्म है कि तेरी शक्ल भी याद करने पे याद आती है ना। तो इतिहास ऐसे ही दोहराया जाता है स्वामी जी। तो वो लोकतांत्रिक कांग्रेस आपको याद भी नहीं हो, है ना, लेकिन लोकतांत्रिक कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी नहीं आ सकती। एग्जैक्टली। तो इतिहास के अलग अलग दौर में व्यालोक बाबू हर एक घटना अपना स्थान रखती है। आज की डेट में ये सांसद एक सरकार को स्थायित्व देने के लिए काम करेंगे, आगे आने वाले इतिहास में इनकी जगह विलीन हो जाएगी, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो हैरोल्ड लार्वुड और बोस की जो बॉलिंग का जो था बॉडी लाइन वाला, वो मालूम नहीं है कितने किसने आउट किए, लेकिन ये मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया ने भूस भर दिया। तो बस इतिहास ऐसे ही याद रखा जाता है। तो इतिहास ऐसे ही याद रखा जाता है दर्शकों श्रोताओं। इससे अच्छी व्याख्या मुझे नहीं लगता कि और कुछ की जा सकती है। इतिहास का जो भव्य मकान होता है उसकी नींव में ऐसी कई कहानियां दफन होती हैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस हो या पीए संगमा ने जब अलग होकर बनाई थी, आज उनके बेटे कहाँ हैं, ये सब आपको खोजना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और भाजपा एक ऐसी नाव बन गई है जिस पर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना चरित्र बचा के रखा है। वो या तो कपड़े को खा जाती है अपने वॉशिंग मशीन में, या उस कपड़े का रंग और तेवर ही बदल देती है। तो ऐसी ही मजेदार बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने कुछ काम की बात की है तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, आगे पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल की मदद करना चाहें तो फोन नंबर है और क्यूआर कोड है। धीरेन्द्र सर का असली ठिकाना कहाँ है आप सभी को पता है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। वहां जाइए बेबाक, बेलौस और मौलिक विश्लेषण के लिए। जी सर। मैं दर्शकों आपसे अपील करूंगा, मैं मेरी तरफ से अपील कर रहा हूं, हालांकि मेरे पे करूंगा तो अलग बात है, लेकिन आपसे भी अपील कर रहा हूं कि जब कोई चैनल जिसमें एक ईमानदारी के साथ और देश की समझ के साथ हो तो उसको जमने में समय लगता है, क्योंकि यहाँ इस तरह के चैनल ज्यादा चलते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि 120 घंटे बचे हैं प्रधानमंत्री के पास, अपने पैक कर लीजिए। वो चलते हैं लाखों में, फिर अगले दिन वो ये भी कह देते हैं कि ये जो कांकरोच है ये मोदी के है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप या लोकवाणी को न केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बल्कि सहयोग भी करें, ताकि एक बेहतर जर्नलिज्म को अच्छा मिले। तो मेरा बस यही आपसे अनुरोध है। तो फिर मिलेंगे दर्शकों श्रोताओं। धीरेन्द्र सर, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्त शेड्यूल में से, बहुत बहुत आभार आपका। और दर्शकों, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।